हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल? ऐसे ही अच्छे लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज है पार्ट 2, फैराडे के नियम। हमने पिछले लेक्चर में भी फैराडे के नियमों से थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी, लेकिन फैराडे ने जो 2 नियम दिए हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, वो क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को शानदार बना दीजिए, दमदार बना दीजिए। आपने बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा कर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आपके पास कोई भी बैकलॉग ना रहे, इसलिए इस चैप्टर को एकदम नए तरीके से पढ़िए कि हमारे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको अब अपनी लाइव लेक्चर्स की क्लास लगातार देखनी है, चैप्टर को छोड़ना नहीं है। और पिछला जो बैकलॉग आपके पास लगा भी है बच्चों, तो वो क्या करोगे, एक एक वीडियोस करके देखते जाओ। जो टॉपिक कम समझ में आया हो उसको देखो, बाकी वन शॉट लेक्चर को देख करके अपना चैप्टर कंप्लीट हो। 3 चैप्टर के हमने वन शॉट लिए हैं, जल्दी बच्चों चौथे और 5वें के भी ले लेंगे। तो लेकिन पहले दूसरे तीसरे कंप्लीट करोगे ना, तब भी ये वाला चैप्टर आपको समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज जरूर देखना। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में मैं क्या चर्चा करने वाला हूं, फैराडे के पूरे नियम, जो दोनों नियम है, दोनों नियमों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। क्या है लेंज का नियम, जो अधिकतर 2 अंक के प्रश्न में पूछ लेता है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग माय डियर ऑल। अच्छे हो गए बच्चों? और आपकी पढ़ाई तो अच्छी चली रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर, पूछिए मत, है ना, गजब तरीके की चल रही है। चले बच्चों, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, बिना किसी देरी के, बिना किसी और चीज बातचीत के, हमें फोकस करना है फैराडे के नियमों पर। तो भाई, फैराडे के नियम, फैराडेज लॉज जो हमें पढ़ने हैं, वो किसके नियम पढ़ने हैं बाबू? फैराडे चाचा के नियम पढ़ने हैं। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों। अगर कह दिया ना कोई कि हम क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वो कई बार पूछ लेता है फैराडेज लॉ बता दो, फैराडेज लॉ बताओ। तो आप लोग क्या जवाब दोगे बच्चों? फिर आपको याद लगेगा क्लास अच्छे से पढ़ लिए होते। तो फैराडेज लॉज, ठीक है, फैराडेज लॉज, जितने भी फैराडे के नियम हैं बच्चों, हम लोग सीखेंगे अभी। जितने भी नियम हैं, कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। प्रश्न ये पूछता है कि फैराडे के नियमों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, ऐसे करके पूछता है। खैर, हमें तो अभी ये सीखना है पहले ये फैराडे के नियम पर। दोनों नियम, फैराडे ने कितने नियम दिए? तो सबसे पहली चीज 2 नियम दिए, ठीक है। फैराडे ने 2 नियम दिए। भाई कोई चीज आपको सिर्फ और सिर्फ बाबू कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर पर फोकस करिए, बाकी किसी भी बात पर आपको फोकस नहीं करना है प्लीज। लेक्चर पर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर अभी शुरुआत है, अभी आपके इतने डाउट नहीं बन गए हैं, सिर्फ डाउट के लिए आप परेशान रहो। अभी चैप्टर की शुरुआत है, पहले ध्यान से उसे समझो, एक एक चीज को बारीकी से सीखो। तो बच्चों, सबसे पहले फैराडे के नियम हमें ये पढ़ना होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब फैराडे ने कितने नियम दिए? तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम प्रतिपादित किए। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित कितने नियम दिए बच्चों? 2 नियम दिए, 2 नियम दिए। अब क्या है प्रथम नियम, क्या है द्वितीय नियम? यही बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, यही बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 2 अंक में पूछ लेता है, फैराडे का प्रथम नियम समझाइए, फैराडे का द्वितीय नियम समझाइए। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? पहले आइए हम प्रथम नियम पर डिस्कस कर लेते हैं बाबूजी। इस पर प्रथम नियम फर्स्ट लॉ पर, प्रथम नियम फर्स्ट लॉ पर। क्लियर बाबू? कोई कुछ नहीं भूलना वाला है यहां पर, सारी चीज टाइम पर है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है बच्चों? फैराडे का प्रथम नियम यह है, हमने कल आपको लेक्चर में यह बताया था कि जब किसी प्रणालिका, अच्छा प्रैक्टिकल वाला सीन याद है, जब प्रैक्टिकल करके सिखाया था, तब प्रैक्टिकल में मतलब प्रणालिका थी, कुंडली थी, उसके बीच में चुंबक को हम गति करा रहे थे। तो क्या हो रहा था? फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, और फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, और विद्युत वाहक बल जब प्रेरित हुआ, विद्युत वाहक बल का काम क्या है बच्चों? आवेश को दौड़ाना। सर यह आवेश आया कहां से? कुंडली में पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में विद्यमान था, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे। आपको क्या लगता है सेल क्या करता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन भेजता है या उसके पास होता है? बच्चों, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वो बस विद्युत सेल से ऊर्जा लेने जाते हैं और ऊर्जा लेकर के वापस आते हैं। समझ गए बात? तो बच्चों,
यहां पर भी वही काम है कि हम जब चुंबक को पास लेके जा रहे हैं फिर दूर लेके आ रहे हैं, तो इस दौरान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है सिरों में, और क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। तो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है बच्चों ये कि जब किसी कुंडली से बद्ध या जब किसी बंद परिपथ में, जब किसी वैद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। लेकिन यह तभी तक प्रेरित होता है, यह भी है, यह तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद तो धारा प्रवाहित होना बंद। अरे सर ये कैसी बात कर दिए, हमें जरा प्रयोग करके दिखाओ, हमें जरा प्रयोग करके दिखाओ। बाबूजी हमने आपको प्रयोग करके कल ही दिखाया था कि नहीं? हाँ दिखाया था कि नहीं? अभी मैं फिर से दिखा देता हूं, एक बार सीन करना, गौर करना ध्यान से प्लीज, कोई बातचीत नहीं करेगा, नो 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 नो, एनी पर्सन नो। ध्यान से गौर करना बाबूजी, ध्यान से गौर करना बाबू। कहां गया, कहां गया, कहां गए? तू निकला छुपा रुस्तम, कहां है भाई? अरे अरे सर आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये रहा बच्चों, ये रहा, अभी दिखाते हैं, अभी आपको समझाते हैं बच्चों। यहां पर ये वोल्टमीटर लगा दिए, फील्ड लाइन लगा दी। अब देखो इसको जब हम इसके नजदीक ले जाएंगे तभी ये जलेगा, वो देखो जल रहा है। अगर हम इसको गति ना कराएं, अर्थात ऐसे बीच में ला के रख दे तब भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम ला के रख दे रहे हैं बच्चों चुंबक को तब भी बल्ब नहीं जलेगा। ये गलती में मत रहना कि हम चुंबक को पास ले आए तो बल्ब जलता रहेगा, नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। और यही फैराडे सर ने प्रथम नियम बताया, जब उन्होंने तो प्रैक्टिकल करके चीजें देखी ना, और जब प्रैक्टिकल किया तो नियम बना दिए। तो यहां पर प्रैक्टिकल उन्होंने करके ये देखा कि भैया जब तक फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, लगातार घट बढ़ रही है, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स लगातार घट बढ़ रहा है बच्चों, लगातार घट बढ़ रहा है, तब तक ये बल्ब जलता रहेगा। लेकिन अगर हम एक जगह रोक दिए तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, हम मानते हैं बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। बहुत सारा चुंबकीय फ्लक्स है लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। अगर यह चीज नहीं हो रही है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। यही फैराडे सर का प्रथम नियम है। जब किसी वैद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध या जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। लेकिन यह तभी तक प्रेरित होता है जब तक विद्युत वाहक बल, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। समझ में आ गई बात? आए अब इसकी बात को लिखें, है ना, एक एक चीज लिख दी जाए। अब यही चीज कि जब किसी परिपथ से बद्ध, क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी? जब किसी परिपथ से बद्ध, जब किसी परिपथ से बद्ध, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बच्चों क्या होता है? तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों के बीच या परिपथ के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों के बीच, उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ऐसा भी लिख सकते हो, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अरे भाई बोलो ये क्या मैंने, अरे होता है, हाँ ठीक है, प्रेरित होता है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। हमने कोई बात गलत थोड़ी लिखी है, ठीक है। उसके सिरों पर क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह विद्युत वाहक बल तभी तक प्रेरित होता है। अब यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होगा जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यही चीज यहां पर लिखनी है, ठीक है। यह विद्युत वाहक बल, यह विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होता रहता है, या विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होता रहता है, प्रेरित होता रहता है जब तक कि, होता रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होता है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बाबूजी नोट कर लीजिए, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, या जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बच्चों यही हो गया प्रथम नियम। इसके अलावा और कोई भी शब्द आपको प्रथम नियम में नहीं लिखने हैं, बस इतनी ही बात लिखनी है। फैराडे सर का प्रथम नियम यह कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। सिंपल बात, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत कोई? नो सर। हाँ कोई दिक्कत? कोई बोलता है यहाँ को? आप उनको अभी जानता नहीं, तुम लोग की बात मेरे को समझ में नहीं आनी, समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सेकेंड लॉ पर चलें कि फैराडे सर का द्वितीय नियम क्या कहता है। ये भी बच्चों 5 अंक में लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है मेरे भाई, ये 5 अंक का क्वेश्चन है, ये 5 अंक दिलाने वाला क्वेश्चन है परीक्षा में। ठीक है, फैराडे के वैद्युत परिपथ संबंधित प्रेरण के या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए, ये लिखने के लिए आता है प्रश्न। ठीक है, मैं प्रश्न लिख दूं क्या? एक प्रश्न की भाषा लिख दूं, वैसे घुमा फिरा के कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं लिख दे सकता हूं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी। अब लोगो हटाने की बात किया तो पीट देंगे, रोज रोज का खिलवाड़ मत बनाइए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या बच्चों? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों की व्याख्या कीजिए। फैराडे के नियमों की व्याख्या कीजिए। फैराडे के नियमों की व्याख्या, चलिए फैराडे के नियमों की व्याख्या कीजिए। इतना बच्चों ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। 5 अंक का क्वेश्चन होता है जो कि इस प्रकार से आता है। पहला नियम हो गया, आइए दूसरा नियम लिखिए। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? कितने बच्चे इसको लिखेंगे भाई? अपने मन से बता सकते हो? नहीं सर, अभी तो हमने इसको पढ़ा भी नहीं है ना, अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं। सेकेंड लॉ क्या है? क्या पढ़े सर? ऐसे हम क्या जाने अभी, कोई बात नहीं, मैं सिखाने आया हूं। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। क्या बताएगा बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताएगा। कैसे आएगा परिमाण? बताओ भाई, बता सकते हो? नहीं बताओगे, हमें ही बताना पड़ेगा। द्वितीय नियम बच्चों कहता है इस चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है और उससे जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, उस विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। तो हम कहते हैं कि कुंडली के सिरों पर या परिपथ के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी कुंडली के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है बच्चों, वह उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखें हम इसको, अच्छे से कलर से लिखना शुरू करें। क्या बच्चों? किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होता है बच्चों? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अब सर इसे कैसे लिखेंगे? संख्यात्मक रूप में कैसे लिखेंगे? ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं कि माना किसी कुंडली में माना किसी n फेरों वाली
माना किसी n फेरों वाली कुंडली के सिरों पर माना किसी कुंडली के माना n फेरों वाली कुंडली के सिरों पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ऐसे लिखेंगे। माना किसी n फेरों वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन सूक्ष्म समय अंतराल dt में। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम समय का भी जिक्र कर देते हैं। परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। थोड़ी सी बात बच्चों समय की लिखनी चाहिए। देखो, जितने अच्छे शब्द होंगे उतना ही अच्छा लिखना होता है। तो माना किसी n फेरों वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d फाई, ये ठीक है, परिवर्तन d फाई सूक्ष्म समयांतराल परिवर्तन d फाई सूक्ष्म समय अंतराल dt हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, थोड़ा सा बच्चों शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट अपना रहे हैं। विद्युत वाहक बल, तो बच्चों विद्युत वाहक बल को हम किससे लिखेंगे? ई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल ई से लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल को। और यह अनुक्रमानुपाती किसके है? जो यहां पर शब्दों में कहा, डिफिनीशन में, जो फैराडे सर का द्वितीय नियम है, वो इन 3 लाइनों में छिपा हुआ है। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब बच्चों d फाई अपान में dt, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों यहां पर माइनस चिन्ह लगता है। क्यों लगता है ऋणात्मक चिन्ह, वो मैं बताऊंगा, अभी आपको यहां पर लिखना है। अच्छा, ऋणात्मक चिन्ह पता क्यों लगता है? फैराडे सर ने नहीं लगाया था, ये तो लेंज जी ने बाद में बताया। लेंज सर आए, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, लेकिन क्या चुंबकीय फ्लक्स हमेशा बनता ही रहेगा, या उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है? इसलिए ऊर्जा का जो है ना, इतना नहीं कि हमेशा लगातार फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे, लगातार धारा बनती रहे, अरे एक समय के बाद धारा बनना बंद हो जाएगा। अगर ऐसा आपका नियम जो है कि लगातार फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे तो ये हो। उन्होंने कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न तो होता है, लेकिन यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण का नियम बन जाता है, 2-3 नियम। लेकिन इसको परिभाषित किसने किया? लेंज जी ने किया था। तो अभी ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बच्चों सूत्र तो सही लिखेंगे, है ना। लेकिन फैराडे सर ने माइनस चिन्ह नहीं लगाया था, ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाया था। उनकी थ्योरी में केवल d फाई अपान में dt था। लेकिन जब बाद में किताबों में आया तो बच्चों माइनस ऋणात्मक चिन्ह लग के आया, तो वैसे ही लिख रहे हैं। अब आप बच्चों यहां पर क्या बताओगे? जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, e बराबर आया माइनस के d फाई अपान में dt, माइनस के d फाई अपान में dt। यहां बच्चों के क्या है? एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। यहां के एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। क्या है? अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। यहां के एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसका मान सभी मात्रक पद्धतियों के लिए, जिसका मान सभी मात्रक पद्धतियों के लिए बच्चों, सभी मात्रक पद्धतियों के लिए, सभी मात्रक पद्धतियों के लिए एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अर्थात बच्चों क्या? अर्थात के बराबर क्या होता है? 1 होता है। के बराबर क्या होता है? 1 होता है। तब बच्चों ई बराबर क्या मिलेगा? माइनस डी फाई अपान में dt। यही प्यारे बच्चों नियम हो गया। किसका? फैराडे सर का द्वितीय नियम, E इक्वल टू डी फाई अपान में dt। आप कहेंगे सर फेरों की संख्या, बच्चों ये एक कुंडली में बहुत सारे फेरे हो सकते हैं ना, कुंडली में ढेर सारे फेरे हो सकते हैं, तो सभी फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, बल्कि एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। यहां अगर n फेरों वाली कुंडली है तो आगे देखिए क्या लिखेंगे। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि कुंडली में फेरे n हो तो क्या होगा बच्चा पार्टी? E बराबर हो जाएगा n डी फाई अपान में dt। n डी फाई अपान में dt, माइनस लगा रहेगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा n डी फाई अपान में dt। बाबूजी यही हो जाएगा मेन फार्मूला। इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए ये सूत्र हो जाएगा। ये E क्या है बाबू राव? ये मेरे छापू सुल्तान, ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र। प्रेरित विद्युत वाहक बल का याद रखो, ठीक है।
अब यहां पर कुछ बातें और नोट करने वाली हैं। यह ऋणात्मक चिन्ह क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन के विरोध को दर्शाता है। यहां मैं थोड़ी सी जानकारी लिख दूंगा कि यहां ऋणात्मक चिन्ह, यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियमानुसार, लेंज के नियमानुसार, यहां ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियमानुसार ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज के नियमानुसार ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, या पूरी बात लिख दो कि यहां ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियमानुसार, नियमानुसार फ्लक्स में परिवर्तन के विरोध को दर्शाता है। फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन के विरोध, फ्लक्स में परिवर्तन के विरोध को दर्शाता है, विरोध को व्यक्त करता है। ठीक है, विरोध को व्यक्त करता है। एक तो बात ये हो गई ऋणात्मक चिन्ह। एक एन और फाई मिलकर के बच्चा पार्टी पता क्या है? यहां एन फाई, जो एन फाई है बच्चों, एन फाई ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। यहां एन फाई फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। फ्लक्स ग्रंथिकाओं, यहां एन फाई फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है जिसका मात्रक, वेबर टर्न होता है। टर्न मतलब समझो प्रति फेरा, और फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या मतलब कुल फेरों की संख्या। वही है बच्चों फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, कोई डिफरेंट नहीं, बस नाम थोड़ा सा अलग देखने में लगता है, बाकी है कुल फेरों की संख्या ही। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और कुल फेरे एन, उन्हीं का जो टोटल मल्टीपल करके निकलेगा। जैसे 1 किलो आम की कीमत है 100 रुपए, आम तो खा ही रहे हो खूब कस के। 1 किलो आम की कीमत कितनी? 100 रुपए। 5 किलो आम की कीमत 5 गुणे 100, 500 हो जाएगा कि नहीं? वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर भी है कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, तो एन फेरों से बद्ध एन फाई, इन्हें फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं, जिसका मात्रक बच्चों क्या होता है? वेबर टर्न होता है। क्या होता है? वेबर टर्न। मतलब बच्चों वेबर फ्लक्स का मात्रक, और एन क्या है? फेरे। तो फेरे का मतलब टर्न, टर्न मतलब मुड़ना जैसे नहीं होता, वैसे ही फेरे, तो वेबर टर्न होता है, वेबर टर्न होता है। चलो भाई, हो गया ये बच्चों फैराडे का द्वितीय नियम। ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। कितने अच्छे से लिखा है, एक बार खुद से रिकॉल कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि जी गुरुजी हमें समझ में आ गया। एक बार खुद से रिकॉल कर लीजिए और तब हमें बताइए कि जी गुरुजी हमें भी समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है सर हमें समझने में। बताइए। समझ गए ये वाला पॉइंट? ठीक है, क्लियर। अब बाबू चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्रेरित धारा की गणना करनी है, जो कि द्वितीय नियम से ही संबंधित है। जो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ तो धारा भी प्रेरित हुई। मतलब प्यारे बच्चों नहीं समझ में आ रहा है, चित्र बना के ही बताना पड़ेगा। तुम लोग ना बहुत बिगड़ गए हो, बहुत ज्यादा बिगड़ गए हो। ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि हम चुंबक को, नॉर्थ पोल को हम इसकी ओर गति करा रहे हैं। तो बच्चों इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हुई। इसके सिरों के मध्य जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है वो है प्रकार से। तो हमें बताना है प्रेरित धारा की गणना करनी। क्या बच्चों? हम जो गणना करने वाले हैं वो प्रेरित धारा की गणना, प्रेरित धारा की गणना। कितने बच्चे इसको कर लेंगे? प्रेरित धारा की गणना कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे? बताइए, जल्दी से बताइए, समय बहुत कम है। प्रेरित धारा की गणना किस प्रकार से की जाएगी? जो परिपथ में यह विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, इससे विद्युत धारा भी प्रवाहित हुई, प्रेरित हुई। इस प्रेरित धारा की गणना कैसे करोगे? भाई हट जाओ। और कोई है क्या? हाँ, नहीं हटेगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं हटाएंगे। प्रेरित धारा की गणना, ठीक है बच्चों। प्रेरित धारा की गणना कैसे करेंगे? अच्छा, तो प्रेरित धारा की गणना के लिए हमें आई का मान निकालना है। ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर होता है, आई बराबर V अपान में आर होता है। V विद्युत वाहक बल नहीं है, V वोल्टेज है, विभवांतर। लेकिन वही विद्युत वाहक बल यहां भी यूज हो सकता है, विभवांतर की जगह पर विद्युत वाहक बल का मान लिख सकते हैं। इसका मतलब ओम के नियम में तो जाएंगे,
लेकिन उससे पहले हमें विद्युत वाहक बल को अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कुंडली में, माना परिपथ में, ऐसा लिख लो, माना परिपथ में प्राथमिक चुंबकीय फ्लक्स, माना परिपथ में प्राथमिक चुंबकीय फ्लक्स φ1, प्राथमिक चुंबकीय फ्लक्स बच्चों कितना, प्राथमिक चुंबकीय फ्लक्स φ1 तथा अंतिम फ्लक्स φ2 है, तब अंतिम फ्लक्स φ2 है, तब बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कहता है लेंज के फैराडे के द्वितीय नियम से, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी। डेल्टा लिखो या बच्चों डी फाई लिखो। डेल्टा का मतलब होता है औसत, टी का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए मान ज्ञात करना, और डेल्टा का मतलब औसत होता है। तो हम औसत मान निकाल रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का। तो औसत मान कैसे निकलेगा बच्चों, माइनस लगा दो और अंतिम फ्लक्स में प्रारंभिक फ्लक्स घटाओ, वही तो, तभी तो फ्लक्स में परिवर्तन निकलेगा। तो φ2 माइनस φ1 बटे में बच्चों प्रारंभ में समय 0 रहा होगा जब हम गणना करना शुरू किए, अंतिम समय t समय पश्चात φ1 से φ2 हो गया। माना परिपथ में प्राथमिक चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, तथा यहां पर मैं दूसरे शब्द जोड़ूंगा, तथा ये लिख देता हूं, तथा t समय पश्चात, ऐसा लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तथा t समय पश्चात फ्लक्स कितना है बच्चों, φ2 है। हो गया, ये लिखेंगे। तो यहां से बच्चों क्या आएगा आप ही बताओ, ये φ2 माइनस φ1 है, ये माइनस जाएगा तो हो जाएगा φ1 माइनस φ2 हो जाएगा, बोलो हाँ। बटे में बच्चों क्या रहेगा, t रहेगा। ये φ1 माइनस φ2 बटे में t रहेगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। हमें धारा की गणना करनी है, तो ओम चाचा के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से I बराबर V अपान में R होता है, बोलो हाँ। I अपान में V अपान में R होता है, बोलो हाँ। इस सूत्र को लगा सकते हैं कि नहीं छापू सुल्तान, नहीं दिमाग में कुछ पढ़ रहा है, नहीं दिमाग काम कर रहा है, अरे सर ये तो पढ़े थे, पहले ही पढ़ लिए थे, ओम का नियम I इज इक्वल टू V अपान में R होता है। तो बच्चों यहां पर I इज इक्वल टू जो V अपान में R है, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E अपान में कैपिटल R। I इज इक्वल टू स्मॉल E अपान में कैपिटल R हो जाएगा, बोलो हाँ। एकदम आसान है, I इज इक्वल टू स्मॉल E अपान में R हो गया। अगर बच्चों यहीं पर E की वैल्यू रख दें हम, अगर मैं यहां पर E की वैल्यू ये रख दूं तो बच्चों क्या होगा, φ1 माइनस φ2, और E की वैल्यू ये है, अपान में T भी है लेकिन R मल्टीप्लाई में चला जाएगा, T इंटू R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेरित धारा का मान। ये किसका मान हो जाएगा, प्रेरित धारा का मान हो जाएगा। इससे दिक्कत है ही नहीं, समझ में आ गया होगा एक एक बात। यही हो गया, मतलब प्रतिरोध है ये T समय, एकदम अच्छा। चाहो तो गुणा ना लगा करके सीधे सीधे लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, T इंटू R, तो आपको ज्यादा याद रहेगा अच्छे से। ये प्रेरित धारा का मान हो गया। अगर बच्चों का प्रेरित आवेश की गणना कीजिए, प्रेरित आवेश का मान निकालिए, तो कैसे निकालोगे बाबू, क्या मैं कह रहा हूं, प्रेरित आवेश का मान निकालिए। प्रेरित आवेश की गणना कौन करेगा, इसके लिए प्रेरित आवेश की गणना इसको कौन बताएगा। प्रेरित आवेश की गणना बच्चों धारा के पदों में आवेश हम कहते हैं Q बराबर I T होता है। थोड़ा सा ये लिखेंगे कि सूक्ष्म समय अंतराल dt में सूक्ष्म समय अंतराल dt में प्रवाहित धारा I हो तो Q बराबर बच्चों क्या होगा, I dt होगा, यस और नो। Q बराबर I dt है ना, Q बराबर IT होता है यार, एकदम आसान चीज है ये, तो एकदम आसान चीज है। अब I की वैल्यू अगर आप देखो तो आपने क्या रखा था, I की वैल्यू रखा ये E अपान में R से, है ना, E अपान में R से, ये हम d फाई अपान में dt, अरे E अपान में R लिखे I की जगह पर, पहले हम I की जगह पर बच्चों ये लिखते हैं, Q बराबर I की जगह पर क्या लिखेंगे, I की जगह पर लिखेंगे E बटे में R इंटू का dt, ठीक है। इसके बाद Q बराबर E की वैल्यू हम अब φ1 φ2 नहीं लिखेंगे, d फाई अपान में dt लिखेंगे, सीधे d फाई अपान में dt। E की वैल्यू इंटू में बच्चों क्या है, R है, और इंटू का ये क्या है, dt है। आप बताओ किसको कितना नहीं समझ में आएगा। यहां से आपको क्या करना है, dt से dt को उड़ा देना है, ठीक है, dt से dt को उड़ा दीजिए, dt से dt बर्बाद हो गया।
क्या आएगा, डी फाई अपान में डी आर आएगा। हाँ बस ये याद रखो कि यहाँ माइनस भी चिन्ह लगा हुआ है भैया, कि डी फाई अपान में डी टी है जो ऋणात्मक चिन्ह लगा के, भाई डी फाई अपान में डी टी ऋणात्मक होता है ना, ई की वैल्यू माइनस डी फाई अपान में डी टी, बस ये रख दो। तो क्यू बराबर क्या आएगा बच्चों, माइनस डी फाई अपान में आर, माइनस डी फाई अपान में आर। ये प्रेरित आवेश का मान हो गया। ये किसका मान हो गया बच्चा पार्टी, प्रेरित आवेश का मान हो गया। क्लियर, मजा आ गया। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो भाई कुछ नहीं होने वाला। लिखते कुछ भी रहो, छापते कुछ भी रहो, हाँ जितना कहा जा रहा है उतना करना नहीं है। समझ में आ रही बात। तो आपको जितने टॉपिक यहां पर अभी मैंने बता दिए हैं, क्या वो समझ में आ गए बच्चा पार्टी? देखते हैं जरा मैंने क्या क्या बात किया है। फैराडे के प्रथम नियम पर चर्चा की, समझ में आ गया होगा एक एक चीज, क्योंकि पिछले लेक्चर से ये जुड़ी हुई बातें हैं। दूसरा बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम जो सिखाया, बताया, समझाया अच्छे से, यही फैराडे का द्वितीय नियम है। ये कहता है फैराडे का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को ज्ञात करने में मदद करता है, बस एकदम सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये तो खैर वही था। दूसरा फिर हमने बताया प्रेरित धारा की गणना करना सिखा दिया, प्रेरित आवेश की गणना करना सिखा दिया। अब बच्चों बारी आती है लेंज के नियम को लिखने की। तो बढ़िया सी प्यारी सी हेडिंग डालिए आप सभी, लेंज का नियम। क्या बच्चा पार्टी, लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम। ओहो, अब ये क्या होता है गुरुजी, ये लेंज का नियम क्या है भाई, ये लेंज का नियम क्या है, बहुत जानना जरूरी है। मैंने क्या बताया, लेंज सर ने इन्हीं के फैराडे के नियमों के बस थोड़ा सा सुधार करते हुए समझा दिया। क्या बताया, इन्होंने प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम दिया। तो हम लेंज सर के नियम में यही लिखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज सर ने अपना नियम प्रस्तुत किया, लेंज सर ने अपना सुझाव दिया। यह चीज हम लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों इस बात को, ठीक है। क्या बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब बहुत अच्छा। आप बताओ यहां पर, यहां पर, यहां पर बताओ धारा की दिशा क्या होगी। आप कहोगे सर किसी भी तरफ हो सकती है, ये आ रहा है नॉर्थ पोल, तो धारा तो किसी भी दिशा में हो जाएगी। बच्चों धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए खैर प्रैक्टिकल करके तो आप वैल्यू बता दो कि धारा इधर जा रही, लेकिन उसका सिद्धांत बताना जरूरी है ना। सिद्धांत, ऐसे तो खाने को तो कुछ भी खा लो, लेकिन फायदा क्या है वो बताना जरूरी है ना। खाने को तो कुछ भी खा लो, लेकिन क्या फायदा क्या नुकसान है वो बताना जरूरी है। तो वही चीज यहां पर है बच्चों कि धारा की दिशा क्या होगी पता तो लग जाएगा, जब हम प्रयोग करेंगे धारा मापी में देखेंगे तो धारा की दिशा तो पता लग जाएगी, लेकिन वास्तव में सिद्धांत क्या है ये बताना जरूरी है। और इसको बताया हमारे लेंज सर ने, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा तथा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज ने नियम प्रस्तुत किया। लेंज ने नियम दिया। इसके अनुसार क्या दिया समझिए, इसके अनुसार क्या, इसके अनुसार क्या, पहले ध्यान से सुनना, अब लिखेंगे क्या। इसके अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती। बस यही लिख देना है। इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा अभी प्रयोग करके भी दिखा देंगे कि धारा की दिशा किस प्रकार होगी, मतलब प्रयोग का मतलब आपको लिखा भी देंगे। प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, कैसी होती है गुरुजी वो बताइए। प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है, यह उस कारण का विरोध करती है, यह उस कारण का विरोध करती है
या उस कारण, कारण बच्चों कौन सा है पहले उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। कारण क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, या उस कारण, तो कारण क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। उसी से तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसी से तो प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण हो रहा है, उसी का विरोध करता है। जैसे ज्यादा बढ़ने लगता है, पास आने लगता है चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबक ज्यादा नजदीक आने लगता है तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने लगता है, तो कहता है बस ज्यादा ना बढ़ो, रुक जाओ। और जब दूर जाने लगता है कहता है कि भाई नहीं, दूर ना जाओ, अर्थात परिवर्तन का विरोध ही करता है बस। तो चुंबकीय कारण क्या है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ब्रैकेट बंद कर देते। फिर से हम पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है, का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। क्या बच्चा पार्टी? जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चा पार्टी, हो गया क्लियर? यही है लेंज का नियम। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये भी बात लिखेंगे। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी कभी यह पूछता है कि फैराडे का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो भाई लेंज ने सुधार किया था, तो उसके लिए भी लिखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। या फिर यह लिखा जाए कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, तब भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। हो गया बच्चों, ये लेंज का नियम हो गया। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो समझाओ, हमें बता दो भाई, हम आपकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओ भाई, नहीं छोटे होगे, छोटे हो जाओ, नहीं छोटे होगे तो जाओगे कहां? हम छोटे तो दिखाएंगे। अच्छा, लिख लिया। अब बच्चों देखेंगे कि कैसे विरोध करता है वो बताइए, कैसे विरोध करता है वो बताइए। बच्चों मान लेते हैं कोई कुंडली है, मान लेते हैं बच्चों ये कुंडली है, ठीक है सर, ये भी एक कुंडली है। ध्यान से सुनोगे, ठीक है। और बच्चों ये है चुंबक, ये चुंबक इसके पास आ रहा है, ये चुंबक इससे दूर जा रहा है। ध्यान से सुनना, ये चुंबक इसके पास आ रहा है। कौन है ये चुंबक? इस चुंबक का नाम क्या है, जरा नाम दे दो। ये बच्चों नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब चुंबक इसके नजदीक आ रहा है तो बच्चों ढेर सारी इसकी चुंबकीय बल रेखाएं बोलो इससे निकल रही होंगी। यस और नो? क्या मैं गलत कह रहा हूं? बच्चों ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं इससे निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी। ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं इससे निकल रही होंगी। हाँ, आहा, ओहो, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा लगना चाहिए। तो बच्चों ये क्या, ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की जो कुल माप है, कहां गलत है भाई? कुछ तो गलत नहीं है। क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की जो कुल माप है वो क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और इसी में परिवर्तन होता है। जब अगर ऐसा होता है, जब हम नॉर्थ पोल को नजदीक ले जाते हैं तो जो कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा होती है बच्चों, वो कैसी होती है? वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। धारा की दिशा कैसी होती है? वामावर्त दिशा में। या धारा की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा। या बच्चों हम बोल सकते हैं वामावर्त। कैसी दिशा होती है? वामावर्त दिशा होती है। और जब बच्चों यही चुंबक दूर जाता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अर्थात बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सारी तो बाहर चली गई, बहुत सारी तो इससे लूप से होकर के गुजर ही नहीं पाती, एक दो होकर के गुजरती हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में अब कम परिवर्तन हो रहा है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, जो धारा की दिशा होती है वो इस दिशा में होती है। ये ऐसे है, ठीक है, यहां पर भी दिखा दे रहे हैं, यहां पर भी ऐसे, ये करंट का फ्लो। और बच्चों यहां पर करंट का फ्लो कैसा है? दक्षिणावर्त है। तो यहां पर धारा की दिशा कैसी होती है? यहां पर धारा की दिशा कैसी होती है बच्चों? दक्षिणावर्त होती है। ऐसी स्थिति में धारा की दिशा लेंज सर ने बताया कि दक्षिणावर्त होती है, सदैव कारण का विरोध करती है। पहले कहती है उल्टा होने लगती, मतलब भाई जैसे जैसे नजदीक आ रहा है धारा की दिशा विपरीत है, जब ये दूर जाने लगता है धारा की दिशा बदल जाती है।
हमेशा उस कारण का विरोध करती है या जिससे स्वयं उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करती है, जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध। तो ये बच्चों क्या लिख देंगे इंग्लिश में, क्या लिख देंगे बाबू? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ गए? तो ये प्यारे बच्चों हो गया चुंबकीय फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम। हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा लगेगा ही, हमने जो बताया है। अरे सर तारीफ ना करें, अपनी तारीफें मत किया करें सर, बहुत तारीफें कर देते सर आप, इतनी तारीफें कर देते। तारीफें तो करना आपसे ही। चलो भाई क्या, चलो बाबू आप बताओ, क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। लेंज के नियम में किसी को संबंधित चीजें कोई दिक्कत हो तो बताओ। लेंज का नियम आएगा क्या? ये बच्चों 2 अंक में आएगा। कितने अंक में आएगा? 2 अंक में लिखने के लिए आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू भैया, तो आज के लिए इतना ही रखें, क्योंकि इसके बाद है बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना, और वो किसी चालक छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाना, या बच्चों या आपको स्वप्रेरकत्व भी पढ़ाना है, अन्योन्य प्रेरकत्व भी पढ़ाना है। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 दिन 5-6 दिन लगेंगे चैप्टर को खत्म करने में। तो बच्चों बताओ क्या यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अगर मैं ज्यादा बच्चों पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मुझे लगता है एक दिन में मैं फैराडे का जो नियम, प्रथम नियम है मैंने वो बता दिया, द्वितीय नियम है वो बता दिया, इससे जुड़ी बातें, ये तो मान लो नॉर्मल था, पूरा द्वितीय नियम ही था। लेकिन इसके बाद जो बात थी बच्चों, इसके बाद जो बात थी प्रेरित धारा की गणना करना, प्रेरित आवेश की गणना करना, उसके बाद लेंज का नियम, यह किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और बच्चों यह किस में पूछा जाता है? तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो मुझे लगता है छोटा सा कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से समझ में आए वो ज्यादा सही है। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग इन सभी बातों को रिवाइज कर लोगे। पूरी थ्योरी पहले हम पढ़ लेंगे, इस चैप्टर से थ्योरी पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे